हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट। यहाँ के एस्टेट में 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं और बाकी टेस्ट के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम जान लेते हैं कि कॉलबर्ग कौन था। कॉलबर्ग के बारे में कुछ बातें। तो कॉलबर्ग एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। शिकागो जो है वो अमेरिका का एक शहर है। शिकागो इज अ सिटी इन अमेरिका। तो कॉलबर्ग ने हमें मोरालिटी की थ्योरी दी। कॉलबर्ग ने जो थ्योरी दी वो मोरालिटी पे बेस्ड थी। तो गिव थ्योरी ऑन मोरालिटी। अब बात आती है कि मोरालिटी क्या है, व्हाट इज मोरालिटी। तो आइए जानते हैं। तो नाउ मोरालिटी। तो मोरालिटी की हम बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं मोरालिटी क्या होती है। मोरालिटी आर दोज प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स अस अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मतलब मोरालिटी वो सिद्धांत हैं, मोरालिटी के अंडर वो सिद्धांत आते हैं, वो रूल्स आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है। कोई चीज़ हमारे साथ हो रही है तो सही हो रही है या गलत हो रही है, और जिसके बेसिस पे, मोरालिटी के बेसिस पे ही हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो हम डिसीजन ले पाते हैं राइट और रॉन्ग का। तो ये हमें राइट और रॉन्ग की पहचान कराती है मोरालिटी। नो कॉलबर्ग ने मोरालिटी को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट ऐड किए अपनी थ्योरी में। तो उनमें से एक मेन एक्सपेरिमेंट ये था दैट कि कॉलबर्ग ने 72 बॉयज लिए डिफरेंट एजेस के, मतलब कि अलग अलग एजेस के, जैसे कोई 12 साल का, कोई 10 साल का, कोई 6 साल का, कोई 14 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। तो इस तरीके के जो है 72 बॉयज लिए डिफरेंट एजेस के, और गिव देम डालिमा, और उन्हें एक डालिमा दे दी। नो व्हाट इज डालिमा। अभी डालिमा क्या है। डालिमा एक कंफ्यूजन है, मतलब एक प्रॉब्लम दे दी उनको, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे दी कि भाई अगर ऐसा है तो तुम क्या करोगे, अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, या तुम्हें क्या करना चाहिए, या तुम्हें उसमें क्या करना सही लगता है। जिससे कि वो अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, उनके ब्रेन में अलग अलग आइडियाज आएंगे अकॉर्डिंग टू एज। 6 साल का बच्चा कुछ और सोचेगा कि उसके लिए क्या सही है, उसके क्या सही लगेगा। 12 साल का बच्चा कुछ और सोचेगा कि उसके अकॉर्डिंग क्या सही है, उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या सही है, वो क्या अपना दिमाग लगाता है। और 25 साल का बच्चा 6 से और 12 से थोड़ा सा मैच्योर होगा, उसकी अलग रीजनिंग होगी, डालिमा को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसकी अलग अपनी एक तर्क शक्ति होगी। वो अपना एक अलग तर्क देगा, अलग रीजनिंग देगा। तो अब समझते हैं कि उन्होंने उनको क्या डालिमा दी थी, कि उन्होंने उनको, कॉलबर्ग ने 72 बॉयज को क्या प्रॉब्लम दी थी। तो हेन्स डालिमा, हेन्स डालिमा क्या थी जो कॉलबर्ग ने दी अपने 72 बॉयज को, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। तो हेन्स एक पर्सन था, एक आदमी था हेन्स, और हिज वाइफ सफरिंग फ्रॉम डेडली डिजीज, और उनकी जो वाइफ थी उनको डेडली डिजीज हो गया था। डेडली डिजीज मीन्स जानलेवा बीमारी। तो उनको ऐसी बीमारी हो गई थी हेन्स की वाइफ को, जिसका क्योर मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मतलब कि उसका क्योर मिल ही नहीं रहा था। तो बहुत हाथ पैर मारने के बाद
एक केमिस्ट मिला, फाउंड ए केमिस्ट, जिसके पास उस बीमारी का, डेडली डिजीज का, जो हेन्स की वाइफ को हुई थी, उसका क्योर था उसके पास, उसका इलाज था उसके पास, उसकी दवाई थी उसके पास। बट मेडिसिन इज टू कॉस्टली। इन केमिस्ट जो है दवा का बहुत ज़्यादा रेट लगा रहा था, पर हेन्स के पास इतना पैसा था ही नहीं कि हेन्स अपनी पत्नी के लिए इजीली वो दवाई ले सके। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इज टू कॉस्टली, और कोई ऐसा केमिस्ट नहीं था जिसके पास वो दवाई अवेलेबल हो। तो अब हेन्स के पास दो सिचुएशन थी, टू सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन क्या थी? स्टील दी मेडिसिन, या तो वो दवाई की चोरी कर ले। और दूसरी सिचुएशन क्या थी? लेट वाइफ टू डाई, या फिर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दे, मरने दे। तो इन दोनों में से उसको डिसीजन करना था कि वो क्या करेगा। अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चले तो स्टीलिंग जो है वो इज अ रॉन्ग एक्ट, स्टीलिंग इज अ रॉन्ग एक्ट, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी वाइफ को देखे और सोसाइटी के बारे में ना सोचे, तो वो क्या है, स्टील कर ले मेडिसिन को और अपनी वाइफ को बचा ले। तो हेन्स ने उन 72 वाइफ को कहा कि इस पे विचार करो, इस पे अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करो कि वो इन दो सिचुएशन में से किस सिचुएशन के साथ जाएगा। मतलब मोरालिटी के अकॉर्डिंग चलेगा, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलेगा। मोरालिटी करेगा कि भाई उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी को फॉलो करना ज़्यादा सही है, या अपनी वाइफ की जान बचाना ज़्यादा सही है, उसे मरने के लिए छोड़ना गलत है। तो 72 वाइफ जो कॉलबर्ग ने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए कि क्या सही है, क्यों सही है, मतलब वाइफ को बचाना चाहिए, अगर बचाना चाहिए तो क्यों बचाना चाहिए, या सोसाइटी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, या सोसाइटी को नहीं देखना चाहिए, ओनली लाइफ और डेथ का क्वेश्चन है। तो उन्होंने अपनी अपनी रीजनिंग दी, मतलब कि अपनी अपनी मोरल रीजनिंग दी, नैतिक तर्क। तो उन्होंने अपना अपना नैतिक तर्क दिया 72 वाइफ ने, और उनका जो नैतिक तर्क था वो उनमें वेरिएशन थी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज उनका जो माइंड डेवलपमेंट थी वो अलग अलग थी। तो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सोच पा रहे थे। जिसका जितना दिमाग विकसित था वो उतना सोच पा रहा था, तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी थी। तो अकॉर्डिंग टू एज उनका माइंड जितना डेवलप था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी रीजनिंग दी कि हेन्स को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देन अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कॉलबर्ग ने 6 स्टेजेस और 3 लेवल दी। ठीक है, ईच लेवल में 2 स्टेजेस थी। तो एवरी वन लेवल कंटेन 2 स्टेजेस, तो टोटल 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल। वो 3 लेवल कौन कौन के थे? वो थे फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड लेवल कन्वेंशनल लेवल, थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नाउ व्हाट इज कन्वेंशन? ये कन्वेंशन पे 3 लेवल है। फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड कन्वेंशनल लेवल, थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये कन्वेंशन है क्या, जिसके आधार पे कॉलबर्ग ने ये 3 लेवल बना दिए। तो कन्वेंशन होती है रूढ़ियाँ, रूढ़िवादिता, परंपराएं, जो समाज के जो रूल है, रेगुलेशन है, जो समाज ने अपने अकॉर्डिंग बना रखे, अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखे हैं। तो ये वो कन्वेंशन हैं, परंपराएं हैं ये जो सदियों से चलती आ रही हैं। कि परंपरा है कि भाई किसी चीज़ को सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही माना जाता है, जबकि वो एक पर्टिकुलर बंदे के अकॉर्डिंग वो गलत होती है। तो वो रूढ़िवादिता, वो रूल्स, वो रेगुलेशन जो समाज ने सेट किए हैं
सोसाइटी के लिए, तो वो है जैसे हेन की कंडीशन में हुआ कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ये कन्वेंशन है कि चोरी करना गलत है, चोरी करना मोरालिटी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेन उसकी वाइफ को डेडली डिसीज था, वो अगर उसको क्योर नहीं मिलता, उसको मेडिसिन नहीं मिलती तो वो मर जाती, और मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मजबूर होके हेन को स्टीलिंग करनी पड़ी, चोरी करनी पड़ी मेडिसिन की। तो अकॉर्डिंग टू हेन स्टीलिंग करना करेक्ट है, राइट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कन्वेंशन वो जो है गलत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 लेवल हैं, तो आज उसका फर्स्ट लेवल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इस लेवल में जो बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं वो होते हैं बिफोर 10 ईयर, मतलब कि वो प्राइमरी चाइल्ड होते हैं जो प्री कन्वेंशनल लेवल के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे जब बच्चा होता है बिफोर 10 ईयर्स, मतलब कि वो अपनी चाइल्डहुड पीरियड में चल रहा होता है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, तो क्या होता है कि उसको नहीं पता होता कि कन्वेंशन क्या है, क्यों फॉलो करनी चाहिए, किसने बनाई, वट एवर, कुछ भी नहीं पता होता उसे, मोरालिटी तो कुछ भी नहीं पता होता उसे। तो जो उस पर कन्वेंशन, जो उस पर मोरालिटी जो है वो एक्सटर्नली प्रेशराइज की जाती है, एक्सटर्नली लोड की जाती है कि हाँ मतलब तुम्हें नमस्ते करने हैं तो नमस्ते करने हैं, क्यों करने हैं नहीं पता, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे कि जो कन्वेंशन है वो बाहर से एक्सटर्नली लोड की जाती हैं, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, बाकी उसे नहीं पता होता कि क्या है कन्वेंशन, कि सोसाइटी क्या है, कन्वेंशन क्या है, मतलब कुछ भी नहीं उसे पता होता है, ठीक है। तो वो वही फॉलो करता है जो बाहर से उसके पेरेंट्स, फैमिली, नेबर्स उस पर प्रेशर डालते हैं। तो इस स्टेज की इस फर्स्ट लेवल की 2 स्टेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो पहली क्या स्टेज है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेज में बच्चा जो है बिफोर 10 ईयर्स होता है, प्राइमरी चाइल्ड होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं पता होता है अबाउट कन्वेंशन, सोसाइटी रूल्स और मोरालिटी, कुछ नहीं पता होता उसे। तो उसकी क्या होता है कि ये जो स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब कि आज्ञा पालन करेगा, वो बात मानेगा, क्यों? क्योंकि वो पनिशमेंट में बचना चाहता है। तो पनिशमेंट में बचने के लिए वो क्या करेगा? आज्ञा पालन करेगा। ओबीडियंस मीन्स आज्ञा पालन करना, एंड ड्यू टू पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा पालन करेगा। बाकी उसे नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसे तो बस ये पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ जो मोरालिटी है वो क्या है? डंडे का डर। क्या है मोरालिटी? डंडे का डर, मतलब कि पनिशमेंट के डर से ही करेगा ना वो जो कुछ करेगा। उसको खुद की समझ तो है ही नहीं कि क्या करना है, या वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। तो वो सिर्फ उसको ये पता है कि अगर तूने नहीं किया, अगर जो कह रहे हैं तूने नहीं किया, तो मम्मी या पापा या जो भी है, भाई बहन बड़े, वो तुझे मारेंगे, पीटेंगे, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा मार पड़ जाए, हो सकता है कम मार पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है अब उनकी आज्ञा पालन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इतना ही है कि कुछ, हाँ अगर मान लो स्टेज पे उसको जो है वो कुछ गलत कर रहा है, मान लो वो कोई कागज़ फाड़ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है नहीं रोका जाएगा, तो उसको क्या लगेगा कि हाँ कागज़ फाड़ना जो है वो सही है, तो मैं ये करूँगा, और वो होल लाइफ जो है वो फिर वो चीज़ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसे गलत करने पे नहीं रोका गया है। तो उसका जो मोरालिटी बनेगी वो क्या बनेगी कि कागज़ फाड़ना जो है वो सही है।
तो इसलिए स्टेज इम्पॉर्टेंट भी है अपने आप में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो स्टेज आती है प्री कन्वेंशन लेवल में, जो सेकंड स्टेज आती है वो है म्यूचुअल एक्सचेंज। तो म्यूचुअल एक्सचेंज की स्टेज, उसको हम पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं या टिट फॉर टैट की स्टेज भी कहते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा ये देखेगा कि कोई भी वो काम कर रहा है तो उसमें उसका क्या फ़ायदा है, उसे क्या मिलेगा बदले में, ठीक है। तो बच्चा क्या देखेगा कि अगर कोई भी वो काम कर रहा है तो उसमें उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, उसे क्या मिलेगा बदले में। तो म्यूचुअल एक्सचेंज वो देखेगा, अपना पर्सनल रिवॉर्ड मांगेगा वो कुछ भी करने से पहले, ठीक है। या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट की स्टेज है कि वो जैसे होती है कि बदले की भावना, कि हाँ उसने मेरी बुक फाड़ी तो मैं भी उसकी बुक फाड़ूंगा, या उसने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं भी उसको एक थप्पड़ मारूंगा, वो वाली चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है, उसने मेरी बुक फाड़ी मैं भी उसकी फाड़ूंगा, इसको म्यूचुअल एक्सचेंज भी है, टिट फॉर टैट भी है। और पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन क्या है, मान लो आप बच्चे को कहोगे कि जाओ तुम जो है दुकान से चीनी ले आओ, तो क्या कहेगा, मैं चीनी तो ले आऊँगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो फिर जब आप उसको ये कहोगे कि ठीक है तुम जाओ और तुम्हें जो है मैं चॉकलेट दूंगी, देन वो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो उसे अपना पर्सनल रिवार्ड भी चाहिए, ठीक है। अगर रिवार्ड मिलेगा तो ही वो जाएगा, तो ही वो कोई काम करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। तो वो आपको चीनी ला के दे रहा है, बदले में उसे क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए। ये म्यूचुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड, ठीक है। तो ये वाली स्टेज है कि बच्चा जो है कोई काम तभी करेगा जब उसे खुद का फ़ायदा नज़र आएगा या उसे खुद का कोई रिवार्ड मिलेगा उसमें, तभी वो कुछ करेगा, नहीं तो वो अदरवाइज वो नहीं करेगा। नाउ द सेकेंड लेवल, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो पहला लेवल हम कर चुके प्री कन्वेंशन लेवल, अब आता है कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड लेवल। तो वहाँ पे जो प्री कन्वेंशन लेवल में जो लेवल 1 था उसमें जो बच्चे थे वो थे प्राइमरी चाइल्ड, मतलब कि बिफोर 10 ईयर। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हैं थोड़े से मैच्योर, लिटिल बिट वो मैच्योर हैं। दे नो अबाउट कन्वेंशन, उन्हें थोड़ा थोड़ा पता है कि कन्वेंशन क्या होते हैं, उन्हें ये पता है कि समाज में रहने के लिए समाज ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं और हमें वो फॉलो करने हैं। एंड अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो वी कांट सर्वाइव इन सोसाइटी, ठीक है। तो लेकिन ये उनकी माइंड की वो है, थिंकिंग है, उनकी अपनी थिंकिंग है कि समाज ने जो रूल बना रखे हैं वो डेडलाइन है, वो चेंज नहीं हो सकते, और अगर समाज में रहना है तो उन रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कन्वेंशन लेवल, ओके। गुड और बैड की जो मोरालिटी है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें थर्ड स्टेज आती है, तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल। यहाँ के नाम से ही प्रेडिक्ट हो रहा है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की स्टेज, मतलब कि ये क्या है, प्रेजिंग स्टेज है, इसको हम प्रेजिंग स्टेज बोल सकते हैं, मतलब कि प्रशंसा की स्टेज है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, इसमें ना मोरालिटी किस चीज़ पे बेस होती है कि बच्चे को अच्छा समझा जाएगा दूसरों की नज़रों में, ठीक है। इस चीज़ पे मोरालिटी बेस होती है कि बच्चे को दूसरों की नज़रों में अच्छा समझा जाएगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की समझा जाएगा दूसरों की नज़रों में, लाइक टीचर की नज़र में, लाइक पेरेंट्स की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में, नेबर्स की नज़र में, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स की नज़र में, मम्मी पापा कोई भी है, एनीबडी, ठीक है। तो लाइक इसका क्या है एग्जांपल कि मान लो बच्चा होमवर्क करता है डेली, तो डेली किस लिए करता है, फिर जो होमवर्क है फिर वो डेली करना है, क्यों करना है, ताकि टीचर और पेरेंट्स की नज़र में वो अच्छा बने, ठीक है, ओके। तो उसे क्या है, डेली वर्क करना है, ताकि फिर वो क्या उसको प्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा लड़का है या बहुत ही अच्छी लड़की है,
क्योंकि ये अपना जो है होमवर्क डेली करता है। बाकी उसे नहीं पता कि होमवर्क डेली करना सही है या गलत है, बस उसे ये पता है कि भाई अगर हम डेली होमवर्क कर रहे हैं तो हम अच्छा लड़का या अच्छी लड़की समझे जाएंगे टीचर्स और पेरेंट्स के नज़र में। कि टीचर सोसाइटी का एक रूल है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, आई मीन डेली होमवर्क कर रहे हैं, डेली सबको नमस्ते कर रहे हैं, तो हम क्या हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की हैं। ठीक है, बाकी उनकी खुद की समझ नहीं है कि भाई हमें रोज़ नमस्ते क्यों करना चाहिए या हमें रोज़ होमवर्क क्यों करना चाहिए, ऐसा उनको कुछ नहीं पता इस चीज़ का। ठीक है, बस क्या है कि उनको एक चीज़ पता है कि ये कन्वेंशन है कि हमें डेली होमवर्क करेंगे तो हमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की समझा जाएगा। अगर डेली होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर हम बैड बॉय और बैड गर्ल समझे जाएंगे। तो नाउ स्टेज लेवल 2 कंटिन्यू है। कन्वेंशन लेवल 2 की स्टेज 4 आ गई है। वो जो 3 स्टेज थी वो क्या थी, जो 3rd स्टेज थी वो थी आपकी गुड गर्ल और गुड बॉय। अब जो 4th स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। जो आपकी 3rd स्टेज थी उसमें मोरालिटी किस पे बेस्ड थी, प्रेजिंग पे, ठीक है, प्रशंसा पे। लेकिन इसमें जो मोरालिटी है वो किस पे बेस्ड है, रूल्स पे, कि रूल्स आर रूल्स। इस चीज़ पे मोरालिटी बेस्ड है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर लीगल स्टेज है ये। ठीक है, कि रूल्स आर डेडलाइन। रूल्स क्या है, डेडलाइन है। रूल्स आर एब्सोल्यूट, रूल्स आर ऑलवेज रूल्स। ठीक है, जैसे कि स्कूल्स में होता है कि भाई मान लो ये कह दिया जाता है कि भाई आपको बेल्ट लगानी है, टाई लगानी है, तो ये लगानी ही है। आपको आई कार्ड पहन के आना है तो वो पहन के आना ही है, ये डेडलाइन है। अगर पहन के नहीं आओगे, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा या पनिशमेंट दे दी जाएगी, व्हाटएवर, कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। आप स्कूल में नहीं रह सकते अगर आपने इस डेट तक अपनी फीस डिपॉजिट नहीं करवाई तो कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होते हैं तो उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप उस स्कूल में हैं तो स्कूल किसी भी स्कूल में है, जिस भी स्कूल में है उस स्कूल की कुछ रूल्स होते हैं तो उनको फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो रूल्स क्या है, डेडलाइन है। तो बच्चा क्या मानता है कि हाँ मुझे जो है टाई पहन के जानी है क्योंकि स्कूल में ये रूल है। अब एक और चीज़ होती है कि जैसे कुछ स्कूल्स में क्या होता है, ये रूल बना दिया जाता है कि डायरेक्ट आपको जो है आपस में टॉकिंग करनी है या टीचर से टॉकिंग करनी है तो ऑलवेज यूज इंग्लिश। तो आपको हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको फ़ाइन लगेगा, 5 रुपीज़ फ़ाइन लगेगा या 2 रुपीज़ फ़ाइन लगेगा। ठीक है, तो कुछ भी कंडीशन वो है लगा देते हैं। तो वो क्या है कि वो रूल बना दिया है, वो डेडलाइन बना दी कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। अगर करोगे तो इंग्लिश में ही बात करोगे, अदरवाइज आप जो है फ़ाइन पे करोगे। तो बच्चा क्या मानता है कि हाँ हमें जो है इंग्लिश में ही बात करनी है, नहीं तो हमें फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो वो जो रूल है वो नहीं बदल सकता। ठीक है, तो वो क्या मानते हैं कि रूल्स आर डेडलाइन, कि अगर हमें स्कूल में रहना है तो हमें जो है ये बात माननी पड़ेगी, ये रूल मानना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश में ही बात करनी है। ठीक है, तो उनको अपना कुछ नहीं होता है, उनको अपनी समझ नहीं होती है। उनको ये तो पता होता है कि कन्वेंशन क्या होती हैं, कि रूल्स क्या होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई ये जो रूल है ये सही है या गलत है। उन्हें उस टाइम रूल्स की सही गलत की मोरालिटी उनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, बस उनको ये पता होता है कि कन्वेंशन क्या होते हैं। ठीक, बस उनको ये पता है कि रूल्स बना दिए और वो हमें जो है वो फॉलो करने हैं। बस क्यों फॉलो करने हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, सही रीज़न है या गलत रीज़न है, उनको इस चीज़ से कुछ भी पता नहीं होता और ना कुछ लेना देना होता। बस रूल्स हैं, फॉलो करने हैं, क्योंकि डेडलाइन है, एब्सोल्यूट है, रूल्स का रूल्स। अब देखिए, हेन्स ने दवाई की चोरी की। ठीक है, कॉलबर्ग ने ये जालिमा दी थी 72 बॉयज़ को कि हेन्स ने दवाई की चोरी की। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ मर रही थी तो उसने चोरी कर ली। ये बात ठीक है, हमें वो बात ठीक लगेगी, लेकिन जो इस स्टेज में जो बच्चे होंगे कन्वेंशन स्टेज में, उनको क्या लगेगा कि नहीं
उसने जो है गलत किया है, चाहे बेशक उसकी वाइफ मर रही थी, चाहे कुछ भी कंडीशन थी, बट चोरी करनी गलत है तो गलत है। समाज का नियम है, समाज ने एक कन्वेंशन, एक रूल जो है बना रखा है कि चोरी करना गलत है तो वो गलत है, वेदर कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी रीजन हो उसके बिहाइंड, बट अगर वो गलत है तो गलत है। तो अब यहाँ पे थर्ड लेवल आ जाता है। कौन सा है थर्ड लेवल? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, कौन सा लेवल है? थर्ड, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इस लेवल के भी बाकी 2 लेवल्स की तरह दो स्टेज हैं। तो 5th स्टेज आ गई अब इसमें। तो 5th स्टेज क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। व्हाट इज 5th स्टेज? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब पोस्ट कन्वेंशन लेवल क्या है? पोस्ट कन्वेंशन लेवल में जो बच्चा होता है वो ये समझने लग जाता है, वो इतना मैच्योर हो जाता है कि रियल में जो है कन्वेंशन क्या है, क्यों होती हैं और ये चेंजेबल हैं। वो ये समझने लग जाता है कि रूल्स जो है कन्वेंशन जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनी है, इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए बनी है। और अगर उस चीज़ से किसी का भला नहीं हो रहा है, रूल से, कन्वेंशन से किसी का भला नहीं हो रहा है या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चेंजेबल है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूल्स जो है वो डेडलाइन है या रूल्स जो है वो एब्सोल्यूट है। तो ये वाला जो पोस्ट कन्वेंशन का जो लेवल है वो अपोजिट है कन्वेंशन लेवल के बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कन्वेंशन को तो समझेगा ही समझेगा, वो तो वहाँ पे कन्वेंशन लेवल में ही समझ जाएगा कि कन्वेंशन क्या होती है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों है, वो नहीं समझता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ये समझेगा कि ये क्यों है, क्योंकि ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए है। ठीक है, जिसे एक बड़े बहुत सारे लोगों का जो है भला हो सके, ठीक है, उसके लिए है ये कन्वेंशन। रूल्स जो हैं वो भले के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर उससे किसी का भला नहीं हो रहा है या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो चेंजेबल हैं, वो बदले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल जो है वो डेडलाइन है। यहाँ पे वो ये बात समझ जाएगा कि रूल जो है वो डेडलाइन नहीं है, वो चेंजेबल है, वो बदले जा सकते हैं। तो उसी के अंदर जो है फर्स्ट स्टेज आती है इसमें हमारी, उसको हम 5th स्टेज कहेंगे। तो क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में? यहाँ पे बच्चा ये समझने लगेगा कि रूल जो है वो लोगों के भले के लिए है, पीपल वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। ये रूल जो है वो ब्रेकेबल हैं, मतलब कि रूल्स आर ब्रेकेबल। यहाँ पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में बच्चा जो है समझ जाएगा कि रूल्स जो है वो ब्रेकेबल हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट कन्वेंशन में जो स्टेजेस आएंगी वो जो है कन्वेंशन के परे हैं, कन्वेंशन के ऊपर उठ के हैं, मतलब कि अपना माइंड यूज़ कर रहा है इनमें बच्चा। उसमें जो पहला जो लेवल था हमारा प्री कन्वेंशन लेवल, उसमें तो उसको पता ही नहीं था कि कन्वेंशन होती क्या है। तो कन्वेंशन स्टेज में जो लेवल 2 था उसमें उसको पता लगा कि कन्वेंशन होती क्या है, लेकिन फिर भी उसे ये नहीं पता था कि होती तो है, लेकिन क्यों होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अब जो है उसे पता लग गया कि रीज़न क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और कौन सी कन्वेंशन सही है और कौन सी कन्वेंशन गलत है वो अपना दिमाग लगाएगा, अपना जो है वो यूज़ करेगा माइंड, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो अपना दिमाग लगा के ये जान पाएगा कि ये रूल अगर उस पर इम्पोज हो रहा है या ये रूल है तो ये सही है या गलत है। तो सही गलत रूल की पहचान कर पाएगा, क्यों सही है क्यों गलत है वो भी वो जान पाएगा। ठीक है, अब आ जाती है स्टेज 3 लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की ही स्टेज 6। ठीक है, पहले हमने जो की इससे पहले वो क्या थी, लेवल 3 की पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 5, वो कौन सी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और अब जो स्टेज 6 आई है वो क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस स्टेज में बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। ठीक है, अपने हिसाब से चलेगा प्योरली, वो
उसको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, कोई रूल कुछ या कोई बात गलत लग रही है, तो वो उसके खिलाफ भी जाएगा। ठीक है, लाइक फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो अंग्रेज़ों के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि वो हमारे देश पे राज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। लाइक सती प्रथा के खिलाफ भी जो है वुमेन्स ने आवाज़ उठाई, क्योंकि वो गलत थी। ठीक है, क्या थी वो, कन्वेंशन थी, लेकिन क्या है कि उनको वो कहीं नहीं लगी, वो गलत थी। ठीक है, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। बेशक उनकी जान चली जाए, बेशक कुछ भी हो जाए, उसका रिजल्ट कुछ भी रहे, उनके साथ कुछ भी हो, लेकिन वो क्या है, समाज की भलाई पे चल पड़ते हैं फिर। मतलब कि समाज की भलाई, अपनी भलाई, लोगों की भलाई के प्रति वो काम करते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, लाइक सती प्रथा हो रही है, तो वो उसमें लोगों की कितनी भलाई है, और अगर भलाई नहीं है तो भाई छोड़ो इसको, ठीक है, लिव इट करो, तो उसको वो लिव इट करवा देते हैं। तो मतलब वो टोटली इंडिपेंडेंट हुए के चलते हैं। ठीक है, सिर्फ अपना दिमाग लगा के चलते हैं, दूसरों के दिमाग पे वो नहीं चलते हैं इसमें। तो अब आ जाता है कि कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या थी, मतलब कि आलोचनाएं क्या क्या थी। तो इनकी आलोचना जो है एक लेडी ने की थी, उनका नाम था कैरोल गिलिगन। ठीक है, वो जो है कॉलबर्ग की ही शिष्य थी, कॉलबर्ग की ही स्टूडेंट थी, जिन्होंने इनकी थ्योरी को, कॉलबर्ग की ही थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, इस पर जो है पॉइंट उठाए थे, पॉइंट आउट किया था। और उनका पॉइंट क्या था क्रिटिसाइज करने का, उनका पॉइंट था जेंडर बियास। जेंडर बियास उनका पॉइंट था मेन। तो इसमें उन्होंने क्या बोला, इसमें जो है उन्होंने बोला कि जो कॉलबर्ग है, इन्होंने अपनी थ्योरी में सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो ओनली मेल्स पे किए हैं। और ये स्टार्टिंग में हमने बताया भी था कि कॉलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है 72 बॉयज़ को लिया, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बॉयज़ की करवाई है, इन्होंने गर्ल्स के जो थॉट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि गर्ल्स अलग तरीके से सोचती है किसी सिचुएशन के लिए, उनके अलग सिचुएशन होती हैं, उनके अलग जो है थॉट्स होते हैं। लेकिन इन्होंने जो है मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया है, उनको ज़्यादा जो मेन व्यू दिया है, मेल्स को ज़्यादा इन्होंने प्रेफर किया है और फीमेल्स को इन्होंने प्रेफर नहीं किया है। तो इसलिए क्या है, जेंडर गैप हो गया कि इन्होंने एक ही जेंडर को लेके अपनी थ्योरी तैयार की है, दूसरे जेंडर के बारे में नहीं सोचा है, उसको नेगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये इनका क्रिटिसाइज था। ठीक।